नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। एसेट एलोकेशन मतलब अपने पोर्टफोलियो में जोखिम को बैलेंस करने का एक बेहतरीन तरीका, और साथ ही साथ जब एसेट एलोकेशन बिगड़ जाता है, पटरी से डिरेल हो जाता है, तो रीबैलेंसिंग आती है काम। तो कुछ रूल्स हम जानेंगे आज एसेट एलोकेशन के, साथ ही रीबैलेंसिंग के भी, और इन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान ने परिचय करा रहे फिरोज अजीज, डेप्यूटी सीईओ आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड। फिरोज, आपका बहुत स्वागत करते हैं आज के इस शो में। और यूं तो एसेट एलोकेशन पे हमने काफी सारे शोज इकट्ठे किए हैं, पर जब भी हम करते हैं कुछ नया ही समझने और सीखने को मिलता है हमारे दर्शकों को, और इसलिए भी क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, और इसलिए लोगों का जो एसेट एलोकेशन है बाजार के अलग माहौल में, क्योंकि जिस तरीके से वॉलेटिलिटी हम देख रहे हैं, महंगाई है या फिर बढ़ती ब्याज दरें, उसमें बिगड़ना डेफिनेटली लाजमी है। इसलिए जरूरत है इस पर एक बार फिर से चर्चा करने की। सबसे पहले एसेट एलोकेशन के बारे में मैं समझना चाहती हूं आपसे कि एसेट एलोकेशन कैसे किसी के पोर्टफोलियो में रिस्क कंट्रोल करने का एक मैकेनिज्म है। नमस्कार स्वाति जी, जैसे आपने कहा एसेट एलोकेशन एक इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जितना भी हम समझे वो कम है। अब ये एसेट एलोकेशन का क्या मायने है कि जो भी आपके पैसे, जो आपकी सेविंग्स है, वो अलग अलग एसेट्स में, जिसको बांटने को एसेट एलोकेशन कहते हैं। अब एसेट्स कौन से होते हैं? इक्विटी होती है, स्टॉक्स जिसको कहते हैं हम, इक्विटी होती है, ब्याज के इंस्ट्रूमेंट, एफडी, डेट जिसको कहते हैं, गोल्ड और रियल एस्टेट। ये चार एसेट सबसे टाइम टेस्टेड चार एसेट्स हैं। अब स्वाति जी, आपका जो प्रश्न है कि एसेट एलोकेशन मेरे रिस्क को कैसे घटा सकता है, इस तरह से घटा सकता है क्योंकि चारों एसेट जो हैं वो एक दिशा में नहीं जाते। कभी इक्विटी अच्छी चलती है तो ब्याज वाले इंस्ट्रूमेंट अच्छा नहीं करते, जब गोल्ड चलता है तो इक्विटी शायद नहीं चलता हो। ये चारों जो एसेट्स हैं एक साथ उभरते या बिगड़ते नहीं है, इसीलिए एक संतुलन बना रहता है। क्योंकि आपके पैसे समझिए एक चौथाई चारों हिस्सों में डाल दिया जाए तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और रिस्क घटाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर समझिए इक्विटी 20% से बढ़ गया और रियल एस्टेट 10% से घट गया, तो आपको पता है कि आपके पूरे पैसे रियल एस्टेट में होते तो 10% का नुकसान हो जाता। तो क्योंकि इक्विटी अच्छा कर रहा है तो रियल एस्टेट इतना अच्छा नहीं किया हो, तो आपको इतनी बड़ी हिट नहीं पड़ती। सो एसेट एलोकेशन में एक तराजू जैसा होता है, इसीलिए वो थोड़ा संतुलन लाता है आपके पोर्टफोलियो में और रिस्क को घटाता है। दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट स्वाति जी। ओके, एसेट एलोकेशन की अहमियत हमने समझी आपसे फिरोज। अब ये जानना समझना जरूरी है कि जैसे आपने कहा कि हर एक एसेट क्लास का अपना एक अलग रिस्क प्रोफाइल होता है, रिस्क फैक्टर होता है, टू बी प्रिसाइज। अगर हम अलग अलग एसेट क्लास में, जैसे डेट हो गया, फिर इक्विटी है, या फिर कमोडिटी है, रियल एस्टेट है, उनमें अगर हम समझें रिस्क और रिटर्न के पैरामीटर्स को, तो कैसे एक इन्वेस्टर चूज कर सकता है एक एसेट क्लास को रिस्क और रिटर्न के पैमाने पर? ये स्वाति जी देखिए, रिटर्न और रिस्क दोनों ही आंकड़ों में नापे जा सकते हैं। ज्यादातर रिस्क की जब भी बात करते हैं, अमूमन नॉर्मल निवेशक रिस्क को अंग्रेजी में तोलते हैं, हाई, मीडियम, लो। तो हम एक थोड़ी सी डिफरेंट करके नंबर्स देना चाहूंगा मैं आपको। जैसे आपने कमोडिटीज की बात की, कमोडिटीज इंडिया में ज्यादातर गोल्ड और सिल्वर को ही प्रेशियस कमोडिटी और कमोडिटी का इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि बाकी जो कमोडिटीज हैं, एग्री कमोडिटी और इंडस्ट्रियल कमोडिटीज, उसके ईटीएफ्स नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो कमोडिटी की इन्वेस्टिंग इंडिया में ज्यादातर गोल्ड तक सीमित थी, बट लास्ट 6-8 महीने में, साल भर में सिल्वर की भी ईटीएफ्स चालू हो गई हैं। तो ये दो कमोडिटीज हैं। अब इन दोनों की कमोडिटीज को लास्ट 20 साल की हमने बैक टेस्ट की, गोल्ड और सिल्वर की, तो रिटर्न आता है 8 से 12 की रेंज में आपको रिटर्न मिल सकता है अगर आप 3 साल के लिए होल्ड करें कोई भी कमोडिटी। तो ये हो गई रिटर्न पोटेंशियल ऑफ दीज टू कमोडिटीज, 8 to 12% लॉन्ग टर्म कॉम्पाउंडेड रिटर्न। अब रिस्क का आंकड़ा अगर मैं बताना चाहूं तो 7 से 9 का आंकड़ा समझो। 7 का आंकड़ा हम माने रिस्क का, तो मतलब ये हो गया कि आपका जो रिटर्न है वो 7% ऊपर भी मिल सकता है, 7% नीचे भी मिल सकता है। तो रिस्क का आंकड़ा 7 है फॉर गोल्ड, और रिटर्न 8 से 12% और रिस्क है 7%। तो ये एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड माना जाएगा, क्योंकि अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो रिटर्न 12 से 14% की मिलती है म्यूचुअल फंड में, इक्विटी के, और उसका रिस्क का आंकड़ा है 13 का। तो उसका जो झूला है
वो 13% से झूलता है, गोल्ड का 7% से झूलता है रिटर्न का। सो आई थिंक इट्स अ गुड रिस्क रिवॉर्ड फ्रॉम अ प्रेशियस मेटल स्टैंड पॉइंट, क्योंकि उसका रिस्क का आंकड़ा 7 है और इक्विटी म्यूचुअल फंड का 13 है। इसको कहते हैं 3 ईयर स्टैंडर्ड डिविएशन, स्वाति जी। सो हेंस प्रेशियस कमोडिटी आपके पोर्टफोलियो में शामिल होने की क्षमता रखता है। इंटरेस्टिंग रिस्क और रिटर्न का पैरामीटर आपने समझाया यहाँ पर फिरोज। इनफैक्ट जब ट्रेडिशनली हम एसेट एलोकेशन की चर्चा करते आए थे, अब तो काफी चेंज हो गया है, पर फिर भी लोगों को बहुत सिंपली ये लगता है कि 100 माइनस एज इज एसेट एलोकेशन का एक फॉर्मूला। मतलब जितनी आपकी उम्र है उसमें से घटा दे तो आप उतना इक्विटी में डालिए, बाकी बचा हुआ आप डेट में डालिए। क्या अभी भी ये फॉर्मूला काम करता है, करेगा? नहीं स्वाति जी, आई थिंक ये फॉर्मूला नहीं काम करेगा, क्योंकि वो बहुत इनिशियल एवोल्यूशन ऑफ कैपिटल मार्केट में ये फॉर्मूला जरूर डाल सकते हैं। बट आज अगर आप देखें तो अगर 80 इयर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई है, इंडियंस की मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर हम देखें तो 74-75 इयर्स की हो चुकी है। तो अगर आपको 74-75 इयर्स तक ही जीना है, तो आप अगर इक्विटी में ज्यादा पैसे नहीं लगाएंगे तो आप महंगाई को मात नहीं दे पाएंगे। जब जब इंडिपेंडेंस हुआ था तो इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी शॉकिंग 38 इयर्स की थी। मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी 38 इयर्स की थी 1947 में। आज 75 ईयर तक एक आदमी की जीने की उम्मीद है। तो इतने एक्स्ट्रा साल के लिए आपको इक्विटी के प्रोपोर्शन बढ़ानी पड़ेगी, वरना ब्याज के इंस्ट्रूमेंट में, एफडीओ में रह के महंगाई को तो मात नहीं दे पाएंगे, राइट? सो आई थिंक वो फॉर्मूला इज अ लिटिल स्टेल। आपको अगर गोल के हिसाब से इक्विटी की एलोकेशन लेनी चाहिए। अगर आपके पास 10 साल से ऊपर है तो आप 80% इक्विटी में लगा सकते हैं। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो महंगाई आपके पैसे की खरीदने की क्षमता, जो परचेजिंग पावर है ना, उसको घटाती जाएगी साल दर साल, और आप एक रिटायर्ड लाइफ सुखी वाली नहीं जी पाएंगे। बिल्कुल। और आपने यहाँ पर डेफिनेटली जिक्र किया एसेट एलोकेशन का। लोग शायद समझते हैं कि जितनी उम्र बढ़ी उतना आप इक्विटी एक्सपोजर घटा दीजिए और एक सेफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कीजिए। राइटली पॉइंटेड, क्योंकि हमारे उम्र जो सीमा है वो बढ़ती जा रही है, तो आपको 60 के बाद आगे आने वाले 20-25 साल भी तो देखने हैं, और महंगाई को ध्यान में रखते हुए आपको इक्विटी एक्सपोजर तो लेना ही पड़ेगा। अब और शायद ये इक्विटी एक्सपोजर का जो आंकड़ा है, इस बात से भी शायद इस पर मोहर लगती है फिरोज, कि जितने डीमैट अकाउंट खुले हैं हाल फिलहाल में, जितना लोगों की रुचि बढ़ी है, इक्विटी एक्चुअली लोग सीरियसली अब लेने लगे हैं। आपको क्या लगता है? बिल्कुल स्वाति जी, ये बहुत बहुत प्रसन्नता की बात है हमारे लिए, क्योंकि इंडियन रिटेल निवेशक को भी इक्विटी को बहुत सीरियसली लेने लगे हैं। आप देखें, अगर आप एसआईपी का आंकड़ा देखें सितंबर का, 12,900 करोड़ एक मात्र महीने में 1,000-2,000 रुपए को जोड़ के 12,900 करोड़ रुपए का एसआईपी का आंकड़ा है। अब अप्रैल में इसी साल 11,900 का अंदाजन नंबर था। तो ऐसी मार्केट की उतार चढ़ाव में बावजूद रिटेल निवेशक इक्विटी से जुड़े हुए हैं। इसका ये मायने है कि वो इस बार जब इक्विटी के अंदर आए हैं, वो लालसा की वजह से नहीं आए हैं, सीख की वजह से आए हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड न्यूज। आपका शो जैसे जी बिजनेस इतनी इन्वेस्टर एजुकेशन करता है, एजुकेशन के माध्यम से अगर कोई इन्वेस्टर अपनी बुनियाद बना के आते हैं तो वो एक 6 महीने की वॉलेटिलिटी से नहीं घबराते। अगर लालच को चलते हुए आते हैं तो 6 महीने की बैड रिटर्न से वो वापस चले जाते हैं। सो ग्रेट जॉब टू जी बिजनेस ऑफ कोर्स फॉर द इन्वेस्टर एजुकेशन। अब आप देखें म्यूचुअल फंड का टोटल आंकड़ा, 5 साल पहले ये जो म्यूचुअल फंड इक्विटी में सिर्फ 7 लाख करोड़ थे। आज 5 साल चलने के बाद जुलाई का जो नंबर है 31 जुलाई का, 17 लाख करोड़ है। 7 लाख करोड़ कहां है और 17 लाख करोड़ कहां है? 1964 में पहला म्यूचुअल फंड चालू हुआ था यूटीआई का, वहां से 15-50 साल तक आप 7 लाख करोड़ पे पहुंचते हैं, और पिछले 5-6 सालों में आप 7 लाख से 17 लाख करोड़ पे पहुंचते हैं। तो ये जो जागरूकता फैली है, सेबी के जो इन्वेस्टर एजुकेशन पे एम्फेसिस है, मीडिया हाउसेस लाइक जी बिजनेस का जो एम्फेसिस है, उसकी वजह से रिटेल निवेशक इक्विटी से जुड़ रहे हैं, और मेरे हिसाब से बहुत लंबी अवधि में फायदा होने वाला है इंडियन इन्वेस्टर्स को। बिल्कुल। और एसेट एलोकेशन की इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और इसमें ऐड करते हुए फिरोज,
क्योंकि जब हम कुछ रूल्स की बात करते हैं, कुछ ऑलरेडी सेट रूल्स रहे हैं, जैसे अभी हमने जिक्र किया 100 माइनस एज आपका क्या एलोकेशन होना चाहिए, या फिर आप कितना इक्विटी में एलोकेट करें, कितना डेट में एलोकेट करें। इसमें भी एक ट्रेडिशनली या नो ब्रेनर या बहुत ही आसान निवेशकों को सलाह दी जाती रही है कि आप एक 60-40 इक्विटी डेट कॉम्बिनेशन रखें। तो वो कैसे आजकल के टाइम में अभी भी वैलिड है या नहीं है, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। अगेन, क्योंकि इतने सारे जो फैक्टर्स हैं हमारे इर्द गिर्द, उसको देखते हुए अगर कोई 60-40 रखता भी है अपना पोर्टफोलियो मिक्स, उसके नुकसान या फिर उसके लिमिटेशंस क्या हो सकते हैं? स्वाति जी, अगर आप 60-40 रखते हैं तो आपकी जो वेटेड एवरेज रिटर्न आती है वो 10 के करीब आती है। 10-10.25% की वेटेड एवरेज रिटर्न की आप उम्मीद कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 60-40 एक अच्छी रणनीति है। समय के हिसाब से वो 60-40 को आज की करंट स्थिति में 5 साल से ज्यादा की अवधि वाले को मैं 80 और 20, 80 टुवर्ड्स इक्विटी एंड 20 टुवर्ड्स डेट की रिकमेंडेशन दूंगा। और अगर 3 से 5 साल भी है तो मैं कहूंगा कि आप 70% इक्विटी में और 30% डेट में रख सकते हैं। स्वाति जी, जैसे आपने कहा कॉन्जर्वेटिव इन्वेस्टर हैं आप, अभी शुरुआत कर रहे हैं, आपने इक्विटी का कभी भी लुत्फ नहीं उठाया, तो 60-40 इज अ ग्रेट स्टार्ट पॉइंट। अगर आपकी 3 साल की इन्वेस्टिंग की लाइफ हो चुकी है, आप सीख चुके हैं, तो 70-30 या 80-20 पे भी जा सकते हैं। क्यों? 4 कारण है स्वाति जी। एक तो 1 साल से इक्विटी मार्केट ने कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं दी। अगर बुरा प्रदर्शन पिछली तरफ होता है तो आगे चलते हुए रिटर्न अच्छी आने की उम्मीद होती है, यही हिस्ट्री कहता है। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, माना की खबरें खराब हैं, स्पेशली ग्लोब से खबरें जो आई हैं लास्ट 6-8 महीने में, वॉर के चलते, महंगाई के चलते, बहुत सारी और जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, लास्ट 6-8 महीने से खबरें खराब आई हैं, बट इंडिया उभर के स्ट्रांग माना जा रहा है। पूरे ग्लोब में इंडिया वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी माना जा रहा है। तीसरा, जो कंपनियां हैं निफ्टी में 50 कंपनियां, उनकी जो कमाई में जो इजाफा हुआ है वो अनप्रेसिडेंटेड है। लास्ट 10-12 साल में जो इजाफा नहीं हुआ, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में उतना ग्रोथ मिल गया उनको, तो कमाई अच्छी चल रही है। इकोनॉमी में आप टैक्स कलेक्शन देखें, गवर्नमेंट को इतना टैक्स मिल रहा है, उससे जो इकोनॉमी में जो पुश मिलेगा इक्विटी में, अगर आप 80% भी लगाएंगे 5 साल की ज्यादा की अवधि के लिए, तो आप निराश होने की संभावना कम। कैसे करें एसेट एलोकेशन और क्या है रीबैलेंसिंग के रूल, समझ रहे हैं आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के डेप्यूटी सीईओ फिरोज अजीज से। फिरोज, एसेट एलोकेशन क्यों जरूरी है, कैसे करें, समझ लिया, लेकिन बदलने की जरूरत किसी को एसेट एलोकेशन कब कब पड़ती है? 2 कारणों से पड़ती है। एक तो एसेट एलोकेशन जब गड़बड़ा जाता है आपका, अगर समझिए स्वाति जी, ऐसे आपने उदाहरण में कहा था कि 60% आपने पैसे डालने हैं इक्विटी में, 40 डालने हैं डेट में। अगर सोचिए कि इक्विटी जल्दी से बढ़ के 70% मात्रा आपकी इक्विटी में हो जाती है, तो आपको वापस इक्विटी बेच के डेट खरीदना होता है। समझिए आपने 60 रुपए लगाए हैं इक्विटी में और 40 रुपए लगाए हैं डेट में, और अगर इक्विटी मार्केट रैली करके 70 रुपए पे पहुंच जाती है और डेट 45 रुपए पे पहुंचता है, तो जाहिर सी बात है आपके 115 रुपए हो गए। बट इक्विटी में 75 रुपए हैं आपके और डेट में 45 रुपीज है। इसका जो रेशियो आप कैलकुलेट करते हैं, अब ये 60-40 नहीं रहा। इसको वापस आपको 60-40 लेने के लिए इक्विटी में से आपको पैसे निकालने पड़ेंगे और डेट में डालने पड़ेंगे, ताकि आप रीबैलेंस करके अपने जो 115 रुपए हैं वापस 60-40 के रेशियो में ला पाए। इसको कहते हैं रीबैलेंसिंग। तो एक कारण तो ये हो जाता है स्वाति जी कि आपने जो एसेट एलोकेशन का निर्णय किया था और पैसे डाले थे, क्योंकि एक एसेट थोड़ी ज्यादा ग्रो हो गई, तो आपका ये जो 60-40 है वो गड़बड़ा गया, उसको वापस रीबैलेंस कर, ये एक कारण है। दूसरा, 60-40 का निर्णय आपने किया है, बट मार्केट काफी गिर जाती है और आप टैक्टिकली अपने एसेट्स में इक्विटी थोड़ी सी बढ़ाना चाहते हैं। जैसे कोविड पीरियड में हमने हमारे क्लाइंटों को बोला था कि मार्केट जितनी गिरी है उसकी वजह से अगर आप 60-40 हैं तो आप इक्विटी में 10% बढ़ा दीजिए और 70-30 कर लीजिए, क्योंकि एक टैक्टिकल एक्स्ट्रा 10% इंक्लूड किया था, क्योंकि मार्केट निफ्टी 8000 की लेवल पे आ गई। तो एक तो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से आप एसेट एलोकेशन ही चेंज कर सकते हैं। अगर ऐसे मौके जिंदगी में मिलते हैं 2-3 बार 4 बार 30 सालों में,
तो तब आप एसेट एलोकेशन चेंज करते हैं। दूसरा रीबैलेंसिंग होती है, ताकि जो निर्णय किया हुआ एसेट एलोकेशन है उसमें आप अपने पैसे वापस रीबैलेंस कर दें और तराजू को बैलेंस कर लें। ये आपने कुछ फैक्टर्स बताए, पर ऑन अ नॉर्मल लेवल, जैसे कोई एक पोर्टफोलियो है किसी का, उसे कब अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए? और रिव्यू करना और रीबैलेंसिंग करना क्या सेम है? रिव्यू करना और रीबैलेंसिंग करना में अंतर है स्वाति जी। रिव्यू एक पूरा चेकअप होता है। देखिए, जैसे आप अपनी ब्लड की टेस्ट कराते हैं, वो एक रिव्यू है। बट उसके बाद में अगर कुछ गड़बड़ दिखती है तब जाके आप दवाई खाते हैं, वो है रीबैलेंस। रिव्यू का मतलब टेस्ट करना, रीबैलेंसिंग करना मतलब दवाई खाना। राइट। सो रिव्यू तो हर साल एक पूरा रिव्यू बहुत जरूरी है, ताकि आपको कोई गलतियां हो, कोई चीज चेंज करनी हो, कोई स्कीम ठीक नहीं हो, कोई एसेट ठीक नहीं हो, कोई बॉन्ड में कुछ गड़बड़ हो, कोई कंपनी नाजुक हो गई हो, आपको बॉन्ड बेचना है, तो पूरी रिव्यू, आपको पूरी टेस्टिंग जरूर करनी है साल में एक बार। अगर आपको उस टेस्टिंग के दौरान आपको कुछ आंकड़े ठीक नहीं लगते, तो उसको बदलने को रीबैलेंसिंग कहते हैं, एसेट एलोकेशन। ओके। ये डिफरेंस हमें मालूम चला, क्योंकि कंफ्यूजन लोगों में काफी रहती है कि पोर्टफोलियो रिव्यू और रीबैलेंसिंग में कितना अंतर है। इक्विटी मतलब रीबैलेंसिंग विद इन कैटेगरी, जब हम बात करते हैं फिरोज, तो कई ऐसी इक्विटी की कैटेगरीज हैं जो कि एक ऑटोमेटिक लेवल पर या फिर मतलब लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो, इसलिए ऐसी कैटेगरी निकाली गई जो कि आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करने का काम करती हैं। इक्विटी और डेट वैल्यूएशन के हिसाब से, मार्केट के वैल्यूएशन के हिसाब से बदलती हैं। तो किसी को अगर कैटेगरी लेवल पर अगर करना हो, अचीव करना हो बैलेंस अपने पोर्टफोलियो में, तो इक्विटी की कैटेगरीज या इक्विटी में कुछ इस तरह के कैटेगरीज को चुनना चाहिए। ये स्वाति जी, देखिए, अगर आप बहुत नए इन्वेस्टर हैं, रिटेल निवेशक हैं, तो जैसे आपने स्वाति जी कहा कि ऐसी कैटेगरी है जिसको कहते हैं बैलेंस्ड एडवांटेज। ज्यादातर वो नाम यूज किया जा रहा है, बैलेंस्ड एडवांटेज। इसका मतलब ये है कि जैसे इक्विटी मार्केट महंगी होती जाती है, तो फंड मैनेजर आपके इन्वॉल्वमेंट के बगैर इक्विटी की मात्रा कम करके डेट की मात्रा बढ़ा लेते हैं, उसको कहते हैं बैलेंस एडवांटेज। तो ये जो स्कीम्स हैं, ये एक रिटेल निवेशक के लिए बहुत अच्छी हैं, क्योंकि 1,000 रुपए अगर आपके पास हैं, महीने भर महीने 1,000 रुपए डालने हैं, तो उसकी एसेट एलोकेशन अगर आप नहीं कर पा रहे और आपके पास समय नहीं है, तो जरूर आप बैलेंस एडवांटेज के लिए जा सकते हैं। बट अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हैं और आपके पास वक्त भी है, और आप शो देख के, जैसे जी बिजनेस पे देख के आप जरूर निर्णय ले सकते हैं, तो आपको बैलेंस एडवांटेज लेने की जरूरत नहीं है। डेट अलग, इक्विटी अलग रख सकते हैं, और वो निर्णय आप ले सकते हैं, ना कि फंड मैनेजर। अगर आप रिटेल निवेशक हैं, नया निवेशक हैं, तो स्वाति जी जैसे आपने कहा, ये जो ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग है, वैसी स्कीमें बहुत रेलेवेंट हैं फॉर दोज न्यू इन्वेस्टर्स। ओके। आखिरी सवाल जाते जाते फिरोज, क्योंकि कई दर्शक काफी इच्छुक है समझने के लिए कि जब हमें ये लगता है कि हमारा फंड, हमारे बेसिकली पोर्टफोलियो में बहुत सारे फंड हो गए हैं, तो पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग वो तरीका हो सकता है, वो टाइम है जब हम अपने पोर्टफोलियो से कुछ फंड्स निकाल सकते हैं। ये वो स्टेज है अपने पोर्टफोलियो को छोटा करने का। यस स्वाति जी, जब वो आप जब भाव भाव में जब आप नई नई एसआईपी चालू कर लेते हैं, तो ऐसा भी मकाम आता है जब आपको पता लगता है कि आपकी स्कीमें 10-12 स्कीमें हो गई, 8 से ज्यादा हो गई, तो आप उन स्कीमों को कम करके रिव्यू के टाइम पे 8 की लिमिट लगा दें। भले आपके पास 10 करोड़ रुपया भी हो, तो आपको 8 स्कीम से ज्यादा इक्विटी में नहीं चाहिए होती है, 8-9 एट मैक्सिमम। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है स्वाति जी, जैसे आपने हाईलाइट किया, रिव्यू इज अ गुड टाइम टू रिविजिट ओवर डिवर्सिफिकेशन, और उसको कॉन्सेंट्रेट करें। अगर आपके पास 10,000 रुपए की एसआईपी है, तो 5-6 स्कीमें ही सीमित रहें। दैट्स वन। दूसरा, जब आप ढेर सारी स्कीमें खरीदते हैं, तो काफी बार ऐसा होता है कि एक ही एसेट मैनेजमेंट कंपनी की 3-4 स्कीमें खरीद लें। ऐसा ना करें। आप 5-6 स्कीमें खरीदते हैं, तो 5-6 अलग एसेट मैनेजमेंट कंपनी की खरीदें, उसको कहते हैं करेक्ट डाइवर्सिफिकेशन। सो आई कंप्लीटली, मैं आपसे बात से सहमत हूं स्वाति जी। रिव्यू में आप अपनी नंबर ऑफ स्कीम्स को घटा सकते हैं, और अगर आपके पास 8 से ज्यादा हैं, तो बिल्कुल आपको उनको घटाना ही चाहिए। अगर 5-6 हैं, तो यू आर ऑन द राइट पाथ।
ओके, बहुत धन्यवाद करेंगे फिरोज आपका। एसेट एलोकेशन और पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, इनकी बारीकियां हमसे डिस्कस करने के लिए।